संवाद श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं कि चीन अपनी मुद्रा रेनमिनबी, जिसको युआन भी बोला जाता है, उसको डॉलर की तुलना में खड़ा करना चाहता है। देखिए, हर देश का अपना एक नेचर होता है। जैसे पश्चिमी देशों का नेचर है अपनी पूंजी के प्रवाह को बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, और लाभ कमाना कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन चीन इसी लाभ कमाने में थोड़ा सा अलग इंटेंशन रखता है। वह लाभ कमाने के साथ साथ पूरी व्यवस्था पर कब्जा भी चाहता है। अर्थात चीन आर्थिक विस्तार के माध्यम से अपना भौगोलिक, सामरिक और राजनीतिक विस्तार भी चाहता है। और इसी मंशा के नाते सामान्यतः चीन का जो है विरोध किया जाता है। चीन के प्रयासों को स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता है। अब चीन की कोशिश है कि युआन को, रेनमिनबी को डॉलर की तुलना में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में खड़ा किया जाए। चीन वैसे भी आप देख रहे होंगे अलग अलग क्षेत्रों में लगातार बढ़त लेने का प्रयास कर रहा है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो परिस्थितियां पूरी दुनिया में बदली हैं, पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर बदला है, उसमें चीन अपने को महाशक्ति के रूप में फील कर रहा है और उसी फीलिंग के साथ अपने आप को प्रस्तुत भी कर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि मॉस्को में जाकर के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा बीजिंग पीस प्लान पेश किया गया, ताकि रूस और यूक्रेन के बीच में समझौते का एक मॉडल दिया जा सके, दिखाने के लिए, ताकि ये लगे कि भाई चीन कुछ खास देश है और सबके लिए शांति की कामना चाहता है। दूसरे आपने देखा होगा, दूसरे प्रयासों के रूप में जो बड़ा प्रयास उसने किया वो ईरान और सऊदी अरब के बीच उसने समझौता करवाया। और तीसरे प्रयास के रूप में आप देख रहे होंगे बहुत सारे देशों में वो अपने को रहनुमा के रूप में पेश कर रहा है। जब कोविड-19 के बाद पूरी विश्व की व्यवस्था चरमराई, खासकर आर्थिक रूप से बहुत देशों को नुकसान हुआ, तो ऐसे स्थिति में बहुत सारे देशों को कर्ज की जरूरत थी, लेकिन वो कर्ज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में चीन ने ज्यादा से ज्यादा कर्ज बांटने पर जोर देकर के अपने को एक परोपकारी या लोक परोपकारी देश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, ताकि उसकी छवि इस प्रकार से जाए कि वह शांति चाहता है और विकास चाहता है। शांति कैसे चाहता है? समझौतों के माध्यम से, जैसा उसने सऊदी अरब ईरान के बीच में करवाया, या रूस और यूक्रेन के बीच में जैसा उसने प्लान पेश किया। और विकास चाहता है वो कर्ज बांट करके, सहायता करके। लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे चीन की मंशा इन सभी गतिविधियों के माध्यम से अपने को सुपर पावर के रूप में प्रस्तुत करना और दिखाना कि चीन का उभार हो चुका है, अमेरिका की गिरावट हो चुकी है। वो दिखाना चाहता है कि अमेरिका पूरी विश्व व्यवस्था में फेल होता जा रहा है, चीन पूरी विश्व व्यवस्था में पास होता जा रहा है। और इसी क्रम में उसने एक अच्छा अवसर चुना डॉलर की तुलना में अपनी मुद्रा को प्रभावी मुद्रा के रूप में पेश करने के लिए। वर्तमान में 25 देशों के साथ चीन के द्वारा अपने व्यापार में रेनमिनबी या युआन का प्रयोग किया जा रहा है। और 29 देशों के साथ चाइना सेंट्रल बैंक ने समझौता किया है रेनमिनबी और युआन के माध्यम से व्यापार को बढ़ाने में। ऐसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 2011 से चीन दुनिया की सबसे बड़ी निर्यात अर्थव्यवस्था हो गया है और पूरी दुनिया में निर्यात करके सबसे अधिक लाभ कमाने वाला देश चीन ही बन गया है। देखिए, चीन दो चीजों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाएगा। एक तो विदेशी निवेश के माध्यम से किसी देश का विकास हो सकता है, इसका पहला उदाहरण चीन ही है। क्योंकि 1979 में जब जो है एसईजेड की उसने शुरुआत की डेन जियाओपिंग के नेतृत्व में, तो लगभग वहां से लेकर के अगर आप देखें तो 4 दशक हो गया, 40 साल हो गया। 40 सालों में चीन ने दुनिया में सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त किया और विदेशी निवेश के माध्यम से चीन ने अपने आर्थिक शक्ति को उभारा। चीन ने अपने यहां रोजगार भी पैदा किया, 85 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर भी निकाला। ये कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन विदेशी निवेश का प्रयोग करके अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाना और फिर अपने को दूसरे देश की तुलना में व्यापार में सबसे आगे प्रस्तुत करना
और अंततः दुनिया की सबसे बड़ी निर्यात अर्थव्यवस्था या व्यापार से लाभ कमाने वाली अर्थव्यवस्था भी बन गया। मतलब दुनिया का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, दो चीज चीन के पक्ष में लिखी जाएगी कि चीन ने विदेशी निवेश का सबसे ज्यादा लाभ उठाया, नंबर 2 चीन ने विश्व व्यापार का भी सबसे ज्यादा लाभ उठाया। 2001 में चीन WTO का सदस्य बनता है और मात्र 10 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी निर्यात अर्थव्यवस्था बन जाता है, पूरे विश्व की फैक्ट्री बन जाता है, पूरे विश्व का कारखाना बन जाता है। और चूंकि उसका निर्यात ज्यादा हो ही रहा है, तो ऐसे में उसने सोचा क्यों नहीं अपनी मुद्रा को ही व्यापार का माध्यम बनाया जाए, डॉलर को क्यों माध्यम बनाया जाए। डॉलर से तो अमेरिका मजबूत होगा, अमेरिकी व्यवस्था मजबूत होगी, और उसकी मंशा बढ़ती गई और इसी रूप में उसने रेनमिनबी और युआन को एक वैश्विक मुद्रा बनाने की ठान ली। अगर वैश्विक मुद्रा के इतिहास पे बात किया जाए तो अभी तक वैश्विक मुद्रा ग्लोबल करेंसी का 6 दौर आया है। कहा जाता है कि 1450 से लेकर के 1530 तक पुर्तगाल की करेंसी का दौर था, और 1530 से लेकर के जो है 1600 तक, मतलब लगभग 70 वर्षों तक स्पेन की करेंसी का दौर था। 1600 से लेकर के 1700, मतलब 17वीं शताब्दी में डचों के करेंसी का दौर था, नीदरलैंड के करेंसी का दौर था, और 1700 से 1800 अर्थात 18वीं शताब्दी में फ्रेंच करेंसी का दौर था, फ्रांस की करेंसी जब नेपोलियन भी उस दौर में था। और इसके बाद 1800 से लेकर के 1930 तक पाउंड का दौर था, क्योंकि ब्रिटेन पूरी दुनिया में एक प्रभावी देश के रूप में उभरा, लेकिन 1929 की मंदी ने पाउंड को खा लिया, और 1929 की मंदी के कारण ब्रिटेन की गिरावट हुई। गिरावट तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी हुई थी, लेकिन पाउंड मुद्रा के रूप में जानते हैं उसका पराभव होने लगा, और 1930 के बाद डॉलर का उभार होने लगा। और 1930 से लेकर आज जब मैं बात कर रहा हूं 2023 में, तो डॉलर ही दुनिया की प्रमुख मुद्रा है। और आज भी विश्व व्यापार में अगर मैं 2023 के डाटा के अनुसार बात करूं तो 87% पूरे विश्व में लेन देन और व्यापार में डॉलर का उपयोग हो रहा है। जब बहुत देश प्रयास कर रहे हैं कि हमारी करेंसी पूरी दुनिया की करेंसी के रूप में बदल जाए, तो 87% अमेरिकी डॉलर का इस समय प्रभाव है। और चीन के इतने सारे प्रयासों के बाद भी मात्र 3% कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड की करेंसी में और पूरे वर्ल्ड के लेन देन और ट्रेड में। जबकि आप जानते हैं भारत बहुत प्रयास भी नहीं कर रहा है। भारत का 2% है विश्व व्यापार में भारतीय मुद्रा रुपए का योगदान है। ये आप कहेंगे ये कहां से हो गया। भारत की स्वीकार्यता चीन से ज्यादा है। खास आप कहेंगे कैसे ज्यादा है, भारत का तो व्यापार नहीं, उस पर कभी मैं अलग बात करूंगा कि रुपया विश्व व्यापार में लगभग 2% के आसपास वैश्विक मुद्रा के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। और चाइना इतने प्रयास करने के बाद 3% ही विश्व व्यापार में अपनी भूमिका को बढ़ा पाया। खैर, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें चीन की मुद्रा को आगे बढ़ाने में बड़ा काम रूस ने किया, क्योंकि रूस के ऊपर G7 के देशों ने प्रतिबंध लगा दिया। डॉलर के रूप में वो कोई भी खरीद बिक्री नहीं कर सकता, इसका प्रयोग नहीं कर सकता। तो रूस ने चीन की मुद्रा के ही उपयोग की रणनीति अपनाई। यद्यपि रूस के साथ भारत का भी व्यापार हो रहा है और रुपए और रूबल में व्यापार हो रहा है, लेकिन चीन का चूंकि इकोनॉमिक साइज बड़ा है, चीन का व्यापार बड़ा है, इस नाते चीन को उसका ज्यादा लाभ हुआ। इसके अलावा चीन के पिछलग्गू देश आजकल बन गए हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, रूस। तो उसका अब रूस तो हमारा भी मित्र देश रहा है, लेकिन अभी तो उस चीन का पिछलग्गू देश है। सऊदी अरब नया पिछलग्गू बना है। ईरान तो पिछलग्गू था ही चीन का, लेकिन सऊदी अरब नया बना, और सऊदी अरब ने घोषणा की है कि अब वो पेट्रोल भी डॉलर के बजाय दूसरी मुद्राओं में बेचेगा, युआन और रेनमिनबी में भी बेचेगा, जिसको चीन के जो है अधिकारी, चीन के विदेश मंत्रालय के लोग अपनी सबसे बड़ी सफलता मान रहे हैं। और तुर्की, जो आजकल तुर्की अपना नाम बोलता है, तुर्की, उसने भी जानते हैं युआन और रेनमिनबी के उपयोग के लिए माहौल खड़ा किया है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के भी कई देश इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको कर्ज चाहिए, उनको सहायता चाहिए। बाद में जब चीन कब्जा करेगा तो पता चलेगा, लेकिन अभी उनको सहायता चाहिए। ऐसे में चीन ने एक ऐसा माहौल खड़ा किया है जैसे लग रहा है कि वास्तव में
रेनमिनबी युआन एक वैश्विक मुद्रा बन जाएगी। लेकिन बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का इस बारे में कहना है कि यह बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि केवल व्यापार बढ़ाने से और केवल ऋण देने से अपनी मुद्रा में कोई भी मुद्रा वैश्विक मुद्रा नहीं बन सकती। वैश्विक मुद्रा बनने के लिए ठीक है, एक प्राथमिक शर्त है कि आपका व्यापार ज्यादा होना चाहिए, विश्व के गतिविधियों में आपकी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उस देश की विश्वसनीयता होनी चाहिए, उस देश पर विश्वास होना चाहिए, उस देश की आर्थिक प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है इस पर विश्वास होना चाहिए। और चीन के पक्ष में ये कोई भी बात नहीं जाती। पहली बात तो चीन के जितने भी निर्णय हैं सब लोकतांत्रिक नहीं है, सब एक तरफा है, राजशाही जैसे निर्णय है, तानाशाही जैसे निर्णय है, जिसके नाते कब क्या होगा किसी को पता नहीं। अभी चीन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एकाएक हो सकता है कोई वहां ऐसा निर्णय आए एकाधिकार की, मोनोपोली की, कि सारा जानते हैं सारी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाए। क्यों चीन से कंपनियां बाहर निकल रही हैं? क्योंकि चीन ने पहले प्राइवेट सेक्टर को खूब बढ़ावा दिया, अब सुरक्षा के नाम पे एकाधिकार चाह रहा है, तो ऐसी व्यवस्था गड़बड़ा रही। इसके अलावा चीन कभी भी टकरा सकता है ताइवान के साथ, कभी भी हांगकांग पे कब्जा कर सकता है, इससे युद्ध छिड़ने की संभावना हमेशा है। चीन की सीमा 14 देशों के साथ लगी हुई है, सबके साथ विवाद है, 14 देशों के बजाय 20 देशों के साथ उसका विवाद है। कभी भी युद्ध की भूमि बन सकता है चीन, इस नाते चीन की कोई भी व्यवस्था विश्व की व्यवस्था नहीं बन सकती। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, वैश्विक करेंसी वही बन सकता है जो जिसमें ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तन, नीतिगत सारे निर्णय क्लियर हो कि क्या है। जैसे डॉलर की हर चीज क्लियर है कि डॉलर का रेट कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, कब कब फेडरल बैंक कब कब डिसीजन लेता है, नहीं लेता है, बॉन्ड कैसे खरीदता है, नहीं खरीदता है। चीन का कोई चीज क्लियर है? चीन की कोई भी चीज क्लियर नहीं है, हर चीजों में संदेह है। ऐसे में विश्व व्यापार में भले चीन अपनी भागीदारी बढ़ा ले, लेकिन वैश्विक मुद्रा बनने का उसका जो ख्वाब है वो धरा का धरा रह जाएगा। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय हूं और चीन को अच्छा नहीं मानता, निश्चित रूप से मैं चीन को अच्छा नहीं मानता, लेकिन एक आर्थिक निष्कर्ष के रूप में भी ये बात सही है कि चीन डॉलर की तुलना में अपनी मुद्रा को कभी भी बड़ी मुद्रा नहीं बना पाएगा। हां, थोड़ी बहुत भूमिका बढ़ाएगा, इससे डॉलर और फ्लेक्सिबल होगा और बहुत देशों के लिए लाभदायी होगा। ये अलग बात है कि चीन की होड़ बढ़ने के कारण बाकी मुद्राएं भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने का प्रयास करेंगी, तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन चीन अपने जो है सुपर पावर बनने के प्रयासों में जो आर्थिक सुपर पावर बनना चाहता है उसमें कभी भी कामयाब नहीं होगा, यद्यपि वह प्रयास कर रहा है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थियों को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि विश्व व्यापार में डॉलर की, अच्छा एक चीज और जाने, विश्व व्यापार में डॉलर 87% का कंट्रीब्यूशन रख रहा आज, और एक साल पीछे जाएंगे तो 89, और एक साल और पीछे जाएंगे 2020 में तो 90% उसकी भागीदारी, मतलब 2-3 सालों में भूमिका घटी है। और लेकिन इसके अलावा फॉरेन रिजर्व में हर देश जो अपने पास विदेशी मुद्रा भंडार रखता है, स्वयं चीन भी, वो लगभग 60% विदेशी मुद्रा भंडार हर देश का डॉलर में ही है। यह बताता है कि डॉलर कितना आवश्यक है, कितना इसेंशियल है। यद्यपि भारत भी अपनी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाना चाहता है। भारत सरकार ने जो न्यू ट्रेड पॉलिसी जारी की है 1 अप्रैल 2023 को, उसमें 2047 तक इंडियन करेंसी को हम एक ग्लोबल करेंसी बनाना चाहते हैं, लेकिन हम पारदर्शिता के माध्यम से बनाना चाहते हैं। हमारा लोकतांत्रिक स्वरूप है, आरबीआई के हर निर्णय जानते हैं पब्लिक डोमेन में है, हर निर्णय लेने की प्रक्रिया पब्लिक डोमेन में है, हर कोई भी चीज हमारी छिपी हुई नहीं है। इसलिए इंडियन करेंसी निश्चित रूप से आगे ग्लोबल करेंसी बनेगी। युआन और रेनमिनबी का प्रभाव तो बढ़ेगा, लेकिन कभी वो कद हासिल नहीं कर पाएगा जो डॉलर का है। अंततः डॉलर को अगर कोई पीछे करेगा तो इंडियन करेंसी रुपया ही करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।